बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। इससे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उनके अंदर हम लोगों ने मेजरमेंट्स के बारे में ही अभी तक पढ़ा है और मेजरमेंट से ही रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज या जितने भी प्रोसेसेस वगैरह हमारे पास आते रहे हैं वो हम लोग अभी तक डिस्कस करते रहे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरमेंट के हवाले से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक कोई लाइन है, ठीक है, और इसकी लेंथ है मेरे पास 3 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसे एक मीटर रूल के साथ मेजर करता हूं, यानी कि मीटर रूल को मैं रखता हूं इसके साथ ऐसे, ठीक है, अलाइन करके, तो जब मीटर रूल को इसके साथ मैं ऐसे अलाइन करके रखूंगा तो आप लोग ये बात नोट करें कि यहां पे मेरे पास चांसेस हैं दोनों एंड के ऊपर एरर के होने के। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें, आप इस एंड के ऊपर ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं और इस एंड के ऊपर, ठीक है, दोनों एंड्स के ऊपर मेरे पास चांसेस हैं कि यहां पे किसी किस्म का भी एरर इन्वॉल्व हो सकता है। मे बी वो पर्सनल एरर हो, मे बी वो सिस्टमैटिक हो, या वो रैंडम एरर भी हो सकता है। और ऑलरेडी इनके बारे में मैं आप लोगों को काफी डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब जब इस एंड के ऊपर भी प्रॉब्लम है, इस एंड के ऊपर भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे एरर के चांसेस जब दोनों एंड्स के ऊपर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एग्जैक्टली 3 मीटर मालूम नहीं कर सकता। अब जब मैं 3 मीटर मालूम नहीं कर सकता तो वहां पे मुझे कुछ एस्टिमेशन लगानी होगी और यही जो एस्टिमेशन है यही आज हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। अब जरा थोड़ी सी बात अगर कर लें कि मेरे पास जो ये स्केल है ये मेरे पास सेंटीमीटर्स में मौजूद है, ठीक है। मेरे पास जो ये वाला स्केल है वो सेंटीमीटर्स के अंदर है और यहां पे कुछ इस तरह की कैलिब्रेशन हुई है इस स्केल के अंदर, ठीक है। अब ये जो हर दो छोटी लाइंस हैं इनके दरमियान में मेरे पास जो फासला है वो अगर मिलीमीटर्स में है तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्केल है, स्केल की लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, लीस्ट काउंट आप लोगों के पास वो सबसे छोटी रीडिंग होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करके हमें दे सकता है। तो अगर ये वाला स्केल हमें सबसे छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर मेजर करके दे सकता है तो इट मींस कि इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर दे सकता तो इसकी लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर हो जाती। अगर ये 1 इंच मेजर करके दे सकता तो इसका मतलब है इसकी लीस्ट काउंट 1 इंच हो जाती। तो कहने का मकसद ये है कि लीस्ट काउंट जितनी आप लोगों के पास छोटी होती जाएगी उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना हम लोग एक्चुअल वैल्यू के करीब जा सकते हैं। यानी कि अगर 3 मीटर है तो मैं 2.99 तक जा सकता हूं, इसी तरह 2.98 तक जा सकता हूं। नहीं तो जितना हम लोग करीब होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब यहां पे मेरे पास कुछ एरर है, यहां पे कुछ मेरे पास एरर है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 1 मिलीमीटर है। तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये मेजर करते वक्त मेरे पास जो एरर आ रहा है वो मेरे पास एरर आ गया 1 मिलीमीटर का। अब जरूरी नहीं है कि इस एंड के ऊपर भी मेजर करते हुए और इस एंड के ऊपर भी मेजर करते हुए मेरे पास इस 1 मिलीमीटर का इजाफा आ जाए या 1 मिलीमीटर की कमी आ जाए। अब दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो इजाफा आ सकता है और या कमी आ सकती है। अब इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं तो बात करते हैं उसी पे, और वही आज का हमारा टॉपिक है जो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द एस्टिमेट ऑफ द पॉसिबल रेंज ऑफ एन एरर इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। यानी कि यहां पे हम लोग एस्टिमेट, अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे पास पॉसिबल रेंज जो है वो एरर की क्या हो सकती है। तो 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक है एस्टिमेट, एक है रेंज ऑफ एन एरर। अब देखें, डायरेक्ट एरर की बात नहीं की, यहां पे रेंज की बात की है, तो इस चीज को भी आप लोग समझते हैं। और ये जो एस्टिमेट लगाना है, अंदाजा लगाना है, इस चीज पे भी बात करते हैं। अब जरा एक चीज देख लेते हैं कि ये अनसर्टेनिटी
तो अनसर्टन होना यानी किसी चीज के बारे में हम लोग श्योर ही नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैल्यू आ सकती है, यानी कि उसके बारे में हम लोगों को सही तरह से आइडिया नहीं है। तो लिहाजा जाहिर सी बात है, जिस चीज के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है तो उसके बारे में एस्टिमेट लगाया जाएगा कि ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक पॉसिबल है। अब ये अनसर्टेनिटी हमारे पास आती कहां से है? तो वो नेचुरल इम्परफेक्शन, वो एक्सपेरिमेंटर जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, और जो आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें बनाते वक्त ही हमारे पास नेचुरल इम्परफेक्शन आती है उसकी वजह से भी हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसकी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब लीस्ट काउंट जितनी ज्यादा कम है तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू के उतने करीब जाते हैं, और लीस्ट काउंट अगर कम नहीं है, ज्यादा है, तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं जा सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप लोगों के पास एक स्केल है, वो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इंच मेजर कर सकता है, तो इसका मतलब है उसकी लीस्ट काउंट इतनी कम नहीं है, क्योंकि इंच से छोटी वैल्यू तो हमारे पास सेंटीमीटर होती है और उससे छोटी वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मेजर नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास कोई स्केल है उसमें हम लोगों के पास लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मिलीमीटर में ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लीस्ट काउंट जितनी कम होगी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा। तो ये लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आती है कि हमें इंस्ट्रूमेंट भी बाज दफा लिमिट कर रहा होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उससे छोटी वैल्यू मेजर करें, मगर उस पर ग्रेजुएशन या ऐसी कोई चीज नहीं हुई होती जो जिसकी वजह से हम लोग कर सकें। एक और चीज है, उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट। अब चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से भी हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो मेजरमेंट ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ ही रिलेटेड होती है। हम लोग मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें मेजरमेंट्स ही इन्वॉल्व होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से भी हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है, हम लोग टेम्परेचर की बात करें या हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करें, तो हमारे पास ड्यू फैक्टर भी और टेम्परेचर की वजह से भी चीज़ें एक्सपेंड करती हैं। और ड्यू फैक्टर की वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई टेम्परेचर वगैरह, तो वहाँ पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। अब आते हैं अनसर्टेनिटी की, आगे मजीद उसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे राइज हो सकती है। अभी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक स्केल की, और मैंने ये कहा था कि सपोज करें अगर आप लोगों के पास ये एक स्केल है, तो मैंने ये कहा था कि इसके दोनों एंड से, या आप लोग इसके किसी भी पॉइंट पे जब कोई चीज़ मेजर करना चाहेंगे तो हम लोग रेफरेंस लेते हैं इसके दोनों एंड्स। मतलब यानी कि ये जो है, अगर इसको मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं स्टार्ट, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूं एंड, तो एक पोजीशन आप लोगों के पास इनिशियल होगी, एक फाइनल होगी, या एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। अब वो मे भी स्केल का स्टार्ट हो, स्केल का एंड हो, या इनके दरमियान कोई भी जगह हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस को डिवाइड करूं तो मैं कह देता हूं 1 2 3 और यहां पे ये 4 आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी चीज को मेजर कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि उस लाइन को मैं यहां से रखूं और ऐसे मेजर करूं और यहां पे कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा स्टार्ट इस जो स्केल है उसका ये जो स्टार्ट वाला एज है वो हो जाएगा, और एंड यहां दरमियान में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि मैं यहां से उस लाइन को रखूं 1 से, और ये 1 आ गया मेरे पास, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4, तो यहां 1 से हमारा ये स्टार्ट हो और यहां पे एंड हो। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे जिनके दरमियान में हम लोग किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इस पे कि अगर इस स्केल की मेरे पास लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब ये है इससे बड़ी वैल्यूज तो सारी मैं करेक्टली मेजर कर सकता हूं, मगर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से जो लेसर वैल्यू हैं उनको मैं सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं 1 मिलीमीटर वाली, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, और ऐसा होता भी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज मेजर की और वो मेरे पास आ रही थी, मैं लिख लेता हूं जी 30 मिलीमीटर, ठीक है, 30 मिलीमीटर। तो अब उसके अंदर मुझे पता है कि 1 मिलीमीटर वाली जो वैल्यू है उसे मैंने ठीक तरह से मेजर नहीं किया, तो मैं यहां पे लिखूंगा ±1 मिलीमीटर। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा, इसका क्या मकसद है?
इसका लिखने का मकसद ये है कि मेरे पास मेजर करते वक्त वैल्यू के अंदर इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। तो इंक्रीज के लिए प्लस का साइन, जबकि डिक्रीज के लिए माइनस का साइन। मगर बात फिर वहीं पे आती है कि हम लोग तो इस बारे में श्योर नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, तो लिहाजा हम लोग दोनों साइंस को साथ लिख के शो करते हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू को कि इस रेंज के अंदर अंदर हमारे पास पॉसिबल है। यानी अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखूं तो 30 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 31 मिलीमीटर, ठीक है। और 30 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 29 मिलीमीटर। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो रीडिंग हम लोगों ने ली है ये 29 से लेके 31 तक इस रेंज के अंदर, और ये एरर का जो रेंज है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर प्लस माइनस में आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की ना कि हम लोग रेंज के अंदर इसे देखेंगे, एस्टीमेट ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। तो ये जो रेंज ऑफ एरर है उसी को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे कि ये जो एरर है ये कौन से फैक्टर्स की वजह से इन्वॉल्व है। हम सिर्फ यहां पे आज ये बात कर रहे हैं कि पहले हम लोग समझ रहे हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, फिर ये समझ रहे हैं कि उसे लिखने का तरीका क्या है, फिर उसकी रेंज को समझ रहे हैं, और फिर आगे हम लोग फर्दर और जो चीजें हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई फार्मूला वगैरह सॉल्व करना है तो उसमें हम लोग उन चीजों को कैसे लेके चलेंगे, हम लोग उस चीज पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब ये है कि 29 मिलीमीटर से लेके 31 मिलीमीटर तक ये रेंज है हमारे पास, और इसके अंदर अंदर हमारे पास वैल्यू है, यानी कि हम लोगों को दो रेंजेस उसने बताई हैं, इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के दरमियान, ठीक है। और हालांकि हम लोग मेजर जो हम लोगों ने किया वो 30 मिलीमीटर था, तो वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। अब आते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, कोई मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो वो मेजरमेंट करते वक्त हम लोग एक अनसर्टेनिटी अगर इन्वॉल्व है, हमें तो पता है ना एरर को हम लोग 100% एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, तो अगर वो इन्वॉल्व है तो उस वक्त हम लोग कैसे अनसर्टेनिटी को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मूला आ जाता है, जैसे एरिया मालूम करना है या समथिंग एल्स, वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, या हम लोग कोई डिवाइड कर रहे हैं दो लेंथ्स को, या हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी को लिखने के तरीके क्या हैं, और जो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास निकलेगा उसके अंदर हम लोग अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो चलते हैं मजीद आगे, जिसका नाम है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, अब इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो हमारे लिए कोई भी मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये कोई फील्ड है, कोई खेत वगैरह है, ठीक है, तो उसका आप लोगों ने एरिया मालूम करना है, तो आप लोग लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब विड्थ को भी कैलकुलेट करते वक्त इसके अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है और लेंथ को मेजर करते वक्त भी, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एरिया, जो कि है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब इसका मतलब है इसकी अनसर्टेनिटी अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके मजीद आगे बढ़ेंगी, और एरिया जो हमारे पास आएगा वो फाइनल रिजल्ट है, इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी आएगी। तो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब हम लोग फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को कैसे लिखना है। वैसे तो लेंथ लिखने के लिए जो हम लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया, और विड्थ लिखने के लिए, विड्थ और लेंथ दोनों, उसके लिए मैंने तरीका बता दिया प्लस माइनस के साथ हम लोग कैसे लिखेंगे, मगर जो रूल्स डिफाइंड है उनकी मदद से ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि फाइनल रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग जरा रूल्स देख लेते हैं कि उसके केस में क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेंथ है x1 और उसे मैं लिखता हूं 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और x2 है मेरे पास, मैं लिख लेता हूं 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आ जाएगा, मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू
x1 प्लस x2। अब यहां पे जो हम लोग लिख रहे हैं वैल्यूज, इनको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, जरा सा आप लोग वो देख लें। तो आप लोगों के पास ये x1 जो है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये तो आप लोगों ने मेजर की है, जबकि ये जो है ये आप लोगों के पास डेल्टा x1 कहलाएगी और ये आप लोगों के पास डेल्टा x2 कहलाएगी। तो जहां पे भी आप लोगों के पास अनसर्टेनिटी आएगी वहां पे आप लोग डेल या डेल्टा यूज करेंगे। तो अब आप लोगों के पास ये होगा कि जब आप लोग x निकाल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट दोनों इनकी एडिशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पास एक लेंथ थी और उसी लेंथ के अंदर मैं एक दूसरी लेंथ को ऐड कर रहा हूं। तो यानी कि ये हम लोग कोई दीवार मेजर कर रहे थे, तो एक बंदे ने यहां से लेके यहां तक दीवार मेजर की और दूसरा बंदा यहां से यहां तक मेजर कर रहा है। तो पहला ये हमारे पास आ गया x1 और ये आ गया x2। तो ओवरऑल यहां से लेके यहां तक जो है ये टोटल लेंथ मेरे पास बन जाएगी x। तो इसका मतलब है x किसके बराबर है, x1 और x2 के। अब x1 के अंदर भी मेरे पास डेल x जो कि अनसर्टेनिटी है वो मौजूद है और इसी तरह x2 के अंदर भी मेरे पास डेल x2 जो कि अनसर्टेनिटी है मौजूद है। अब जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस डेल्टा x1 फिर प्लस x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। सही है। और क्या हो जाएगा जी, ये जो वाली वैल्यू है x1 और x2 ये एक साथ ऐड हो जाएंगी और ये डेल्टा x1 और डेल्टा x2 एक साथ ऐड हो जाएंगी। यानी कि मैं अगर इस फाइनल रिजल्ट को लिखूं तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। तो यानी कि ये डेल्टा x इसके बराबर हो गया और x इसके बराबर हो गया। अब इसको जरा समझते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी कहा कि x1 और x2 को ऐड करेंगे वो बराबर होगा x के। तो x1 की रिस्पेक्टिव मेरे पास जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा x1 है और इसी तरह इसकी जो रिस्पेक्टिव वो डेल्टा x2 है। तो जब ये ऐड होंगी तो ये x वैल्यू से x1 और x2 के ऐड करने से x आ रहा था, इसी तरह डेल्टा x1 और डेल्टा x2 के ऐड करने से डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने अब फाइनल रिजल्ट में हमारे पास अनसर्टेनिटी ज्यादा हो रही है ना। ज्यादा कैसे हो रही है, देखिए डेल्टा x1 को कैलकुलेट करते वक्त भी हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही थी जो कि डेल्टा x1 था। x2 को भी कैलकुलेट करते वक्त अनसर्टेनिटी आ रही थी जो कि डेल्टा x2 की फॉर्म में थी। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों की अनसर्टेनिटी मिलके एरर को मजीद और बढ़ा रही हैं। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम लोग जो अनसर्टेनिटी को लिखते हैं वो कुछ इस तरह लिखते हैं, ये जो मैंने यहां पे लिखा है। तो अब ये ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली एग्जांपल में हो जाएगा कि हम लोग अगर मैं इस ऊपर वाली एग्जांपल को यहां पे लिखूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30, ये वाला 30 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 प्लस 25, कितना हो जाएगा 30 प्लस 25, ये आप लोगों के पास हो जाएगा 55 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास इंक्रीज हुई है और उसके लिखने का तरीका ये है। तो ये वाली पूरी वैल्यू आप लोगों के पास ये x1 प्लस x2, जबकि ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। ठीक है। तो ये सारा जो है एडिशन का तरीका था। अब आते हैं इसी के अंदर सब्ट्रैक्शन वाले तरीके पे कि सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या होगा, जरा उसे देखते हैं। अच्छा, अब मैं यही वैल्यूज उठा लूं जो पहले से मेरे पास मौजूद थी। एक थी x1 जो कि थी 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू थी x2 जो कि थी 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब मैंने एक x ही मालूम करना है जो कि मेरे पास बराबर है x1 माइनस x2 के। तो इनके साथ इनकी रिस्पेक्टिव अनसर्टेनिटीज भी आ जाएंगी जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस माइनस x डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे हम लोग प्लस क्यों लिख रहे हैं।
प्लस इस वजह से लिख रहे हैं, एक तो हम लोग अनसर्टेनिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और हम लोगों को पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास नेगेटिव नहीं होती, मगर अगर फिजिकल तौर पे से समझने की कोशिश करें तो फिजिकली हम लोग इसे ऐसे समझते हैं कि आप लोगों के पास एक लेंथ मैंने अगर मेजर की, ठीक है, यहां पे, और इसके अंदर मेरे पास कोई डेल्टा x1 अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी, मैंने दूसरी एक लेंथ मालूम की और उसके अंदर डेल्टा x2 अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी। अब अगर इन्हें मैं ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी मेरे पास बढ़ेंगी ही, वो कम नहीं होगी, क्योंकि एक चीज के अंदर एरर मौजूद है, दूसरी चीज के अंदर भी एरर मौजूद है, उन्हें आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो एरर मजीद और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी है उनके ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई नहीं होता। जो मेन वैल्यूज हैं जैसा कि x1 x2 वो तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, मगर अनसर्टेनिटी ऐड होंगी। ये मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों के पास ये वाली जो लेंथ थी आप लोगों के पास 3 मीटर थी और आप लोगों ने इसे मेजर किया 2.9 मीटर, और ये आप लोगों के पास थी 4 मीटर और इसे आप लोगों ने मेजर किया 4.9 मीटर। अब 4.9 में से 2.9 अगर माइनस करें तो साथ में जो अनसर्टेनिटी है वो माइनस नहीं होंगी, बल्कि इनके माइनस होने की वजह से एरर मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के अंदर एरर मौजूद है। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू एक्यूरेट होती, अगर हम लोग 100% श्योर होते उसके बारे में कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग फिर कहते कि चलें अनसर्टेनिटी डिक्रीज हुई, मगर दोनों के बारे में श्योर नहीं है, तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को हम नेगेटिव साइन से नहीं लिखते। साइन के हवाले से समझे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो अगेन आप लोगों के पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस माइनस डेल्टा x अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे, अच्छा इसे 25 लिख देते हैं, 25 था, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर एंड प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास अगर, और ऐसे सेंटीमीटर को कॉमन ले लूं तो 5 प्लस माइनस 2 और सेंटीमीटर। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास अनसर्टेनिटी के अंदर जो भी आप लोग करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, आप लोगों के पास ऐसे ही जो वैल्यूज हैं वो मजीद इंक्रीज होती रहेंगी अनसर्टेनिटी के केस में। अनसर्टेनिटी आप लोगों के पास कभी कम नहीं होती, वो फाइनल रिजल्ट के अंदर बढ़ती रहती है। हम लोग तरीका ये करते हैं कि हम लोग उसे इंडिकेट करने का तरीका सीखते हैं कि हम लोग उसे फाइनल रिजल्ट के अंदर कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही थी, फाइनल रिजल्ट के अंदर ये मेरे पास इंडिकेट हो गई। इसी तरह जो एडिशन वाले केस में हम लोग अभी प्रीवियसली कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट के अंदर ही इंडिकेट करने का तरीका सीखा था कि हम लोगों को, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर दी। तो ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करना। अभी इसके कुछ और रूल्स भी हैं जो कि प्रोडक्ट के लिए भी है, पावर रूल के लिए भी है, इसी तरह क्वोशंट रूल के लिए भी है, एवरेज है और टाइम एक्सपेरिमेंट है। तो वो इंशाल्लाह, ये तो था अनसर्टेनिटी का पार्ट 1, इंशाल्लाह वो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या कुछ मैंने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने स्टार्ट लिया सबसे पहले अनसर्टेनिटी और उसकी एग्जांपल से मैंने शुरू किया कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। फिर हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को डिफाइन किया, तो उसके अंदर एस्टीमेट और पॉसिबल रेंज ऑफ एरर को समझने की कोशिश की कि वो क्या चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने इस चीज़ पे बात की कि अनसर्टेनिटी जो है वो नेचुरल इम्परफेक्शन, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड चेंज इन एनवायरनमेंट, और इन 3 वजह से होती है, और वो तीनों फैक्टर्स भी मैंने डिफाइन किए। उसके बाद मैंने लीस्ट काउंट के हवाले से आप लोगों को समझाया कि हम लोगों के पास कैसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी काज हो सकती है। फिर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी पे आ गए और वहाँ पे कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कैसे करना है। तो उसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। तो हम लोगों ने दोनों केसेस में देखा कि चाहे आप लोग एडिशन कर रहे हैं या चाहे आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर हम लोगों के पास अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है और उसका फिजिकल एस्पेक्ट भी मैंने आप लोगों को समझाया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अनसर्टेनिटी की एग्जांपल और उसका जो पैरेलल रूल मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में बताया है,
ये नीट लिख के आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अगले टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।